अच्छा, सबसे पहले तो हम डिकैट की जो फॉर्मल प्रिपरेशन है उसको इनिशिएट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को देखते हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, उन पे नज़र रखनी होगी। बिकॉज़ ये वो वैल्यूज़ हैं जो अक्सर फोर्स के, वेक्टर के, ऐसे वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स में हमारे पास या टॉर्क के लिए मुख्तलिफ़ एंगल्स ऐसे आ जाते हैं और उनमें साइन, कॉस और जो टेंजेंट है उनकी वैल्यूज़ हमें इशू करती हैं बिकॉज़ वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द कैलकुलेटर विद इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। सो वहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इस वजह से हमें इस टेबल को जहन नशीन करना होगा। मैंने तो यहाँ पर इसको 0 से लेकर 180 तक किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इसको 180 के गैप तक, ये 90 के गैप तक भी अगर आप इसको जहन में रख लेते हैं तो दैट कैन फुलफिल, बिकॉज़ ये जो 120, 130, 150 और 180 हैं ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आसानी से उसी की रेसिप्रोकेशन में आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, सीक्वेंस इसका इस तरह से है कि अगर आप साइन से इनिशिएट करते हैं तो साइन के लिए आपको जो ज़ीरो की वैल्यू है उसके लिए आपके पास पहली जो फिगर आपके सामने आएगी, दिस विल बी 0/4, ठीक है, ये वाला। और 0/4 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 0 आ जाएगा। चूँकि ये ज़ाहिर है आपके जहन में ये पॉइंट रेज़ हो सकता है दैट वाई वी आर टेकिंग दिस 4 फिगर। तो 4 बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स को मेंशन कर रहा है इन अ सर्कल। सो इस वजह से दैट इज़ 0/4, बिकॉज़ यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट के बारे में बात नहीं हो रही, वी आर टेकिंग स्टार्ट। फिर उसके बाद जब आप 30 डिग्री की बात कर रहे होते हैं 40-45 डिग्री की बात कर रहे होते हैं, 60 की बात कर रहे होते हैं और 90 की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके लिए आसान जो तरीका है वो ये है कि 30 विल बी इक्वल टू 1/4 होल अंडर द रूट एंड दैट विल बिकम 1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगला जो है वो न्यूमरेटर 1 प्लस हो जाएगा, 2/4, दैट विल बिकम 1/2 स्क्वायर रूट। और 1/2 स्क्वायर रूट जो है ये 0.707 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये 1/2 जो है ये 0.5 के बराबर आएगा। जो कॉस 60 है, साइन 60 है, वो ज़ाहिर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 3 स्क्वायर रूट बाई 2, और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी 0.866। एंड फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग द 90 डिग्री 1 क्वाड्रेंट तो ये आपके पास 4/4 हो जाएगा और इससे आपके पास रेशो आएगा 1। सो यहाँ तक आपके पास ये 0 to 90 साइन का एंगल कंप्लीट हो जाता है। अब आगे जाने से पहले अगर आप कॉस के लिए इसी चीज़ को बिल्कुल फॉलो अप करें तो इसमें आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। यहाँ पर जो 4/4 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 के बराबर होती है। सो 4/4 आपके पास आ जाएगा 1। जिस तरह से वहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था तो इस तरह से यहाँ पर 1/1 डिक्रीज़ आता जाएगा। इट विल बी फ्रॉम 4/4 टू 3/4 स्क्वायर रूट, ये वही 3/2, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू अगेन आपके पास 0.866 आएगी। इसके बाद अगला जो फिगर होगा दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट बाई 4, 2/4 होल स्क्वायर रूट, और ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.707। देन अगेन 2 से आप 1 की तरफ आते हैं, 1/4 इट विल बी 0.5 एंड फाइनली इट विल बी 0/4 एंड इट विल बी 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आई थी 0.866, ये बिल्कुल इसके लिए वैल्यू आई है। कहाँ पर आई है, मतलब कॉस 30 की वैल्यू जो है वो साइन 60 के बराबर है। इसी तरह अगर आप साइन 30 की वैल्यू ले लें, ये वाली 0.5, ये कॉस 60 के बराबर है, तो ये भी एक पैटर्न आपको आसानी से याद हो सकता है।
और जहाँ तक इन दो फिगर्स की बात है 0.707 0.0107 दोनों बराबर हैं 45 के लिए। और इसी बेस पर आप अगर थर्ड रो में आए ये टेंजेंट थीटा वाले में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा नॉर्मली किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आप सिंपल कॉस और साइन की वैल्यूज़ जो आउटपुट आपके पास आया है उसको सॉल्व करें, जैसे मैं 0/1 करूँगा, सो इट विल बी 0। 1/2 को 3 स्क्वायर रूट बाई 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं 45 के लिए, सो दे विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 1। और यही इसी तरह से cos 60 के लिए भी आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 90 के लिए चूँकि आपके पास cos साइन की वैल्यू 1 आई है और cos की वैल्यू 0 आई है, सो 1/0 विल बी इंडेफिनेट नंबर, इन्फिनिटी आप इसको कह सकते हैं या अनडिफाइंड कह सकते हैं, जो भी आप इसको ईजी हो आपको समझने के लिए। अब अगर आप 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये 3/4 जो है ये बिल्कुल 60 का डबल है 120, ठीक है। तो इस तरह से ये 3/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा 135 के लिए, 50 के लिए, 150 के लिए 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेजॉरिटी हमारे कोर्स में इतनी ज़्यादा टच नहीं की जाती, बट इन एनी वेज़ अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो जिस पैटर्न से आपने वो याद किया होगा तो इसको भी आप इसी कंटिन्यूटी में याद कर सकते हैं, बिकॉज 4/4 के बाद फिर से डिक्लाइन आ रहा है 1/1 और उसी पैटर्न में आप साथ जा सकते हैं। इस तरह से cos थीटा के लिए भी जब यहाँ तक आप 0 पर आ जाते हैं तो 0 के बाद फिर 1/2 आ जाता है, फिर -1/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट बाई 2 और फाइनल -1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी विच इज़ नेगेटिव साइन। और ज़ाहिर है नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि cos थीटा जो है वो बेसिकली बेस या नॉर्मली आप इसको नॉर्मल मीनिंग में ले लें, किसके बराबर होता है, x/r के बराबर होता है। नॉर्मली अगर आप इसको r को वो कंसिडर कर लें, जैसे कि ये एक आपने ट्रायंगल लिया हुआ है और इसमें ये आपके पास थीटा है, तो थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 का, और थीटा का एडजेसेंट साइड ये वाला जो है ये आपके पास बेस हो जाएगा, और आप इसको r कह दें या हाइपोटेन्यूज कह दें। तो इस तरह से बेस बाई हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास cos थीटा आएगा। तो इस वजह से चूँकि यहाँ पर x शामिल है और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो वी आर गेटिंग दैट नेगेटिव साइन। वो चूँकि साइन में y आता है तो y की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होती है, so we are not getting any negative sign in the case of sine values. The same is shown here in the tangent theta जो आपके पास रो बन रही है। इसमें अगर आप ये 120, 135, 150 और 180 के फिगर्स को देखते हैं तो ये वही साइन और कॉस से वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इसमें एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है तो जवाब में भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। एक चीज़ तो ये आपके पास हो गई। यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस के लिए ये 1/2 की वैल्यू भी लिख दी है, ये 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख दी है, और ये 3 स्क्वायर रूट बाई 2 की वैल्यू लिख दी है। तो अगर ये टेबल आप आसानी से समझने के लिए अपने साथ बना भी लें और अपने साइड कबर्ड पे या बेड साइड पर जहाँ पर भी लगाते हैं थोड़ा सा अपने सामने लगाएं, ताकि रूटीन में जब आप इसको देखें तो अनइंटेंशनली आपकी नज़र इस पे पड़ेगी। बड़ा बड़ा करके लिखें ताकि उसमें आपको आसानी से वैल्यूज़ याद हो सकें। आप में से काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट्स को ये याद होंगी, लेकिन मेजॉरिटी को ये इशू होता है दैट दे आस्क मी दैट we don't have the calculator in the examination hall, so how to cope up with these problems of angles and their ratios. Then we come towards some of the things
जो कि वैसे तो आपके MD-CAT के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर समझना होगा। और वो क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पहले चैप्टर का डाटा है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज़ का। बेस क्वांटिटीज़ वैसे तो हमने यहाँ पर 7 कन्वेंशनली बेस क्वांटिटीज़ पिक की हुई हैं जो कि टेबल में दी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। लेकिन बेसिक जो चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि डिराइव्ड जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डिराइवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेस क्वांटिटीज़ को या मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि मैं 2x को 2y से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो आई गेट अ सिंगल नंबर विच इज़ 4xy। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म नहीं होता जिससे आप दो डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उससे कोई नई फ़िज़िकल क्वांटिटी बने। सो ये जहन में रहे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ the multiplication and division process or operation is carried out, not the addition or subtraction, because दो physical quantities जो हैं अगर different nature की हैं तो उनको एक दूसरे के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल है कि अगर 2 एप्पल्स पड़े हुए हैं और 2 मैंगोज़ पड़े हुए हैं, so they cannot be added with 4 apples or 4 mangoes, they will be 2 apples and 2 mangoes। ठीक है, या इसी तरह से ना सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये पॉइंट हमारे पास जहन में रहना चाहिए है कि लेट से इफ़ आई ऐड लेंथ विद मास, सो इट कैन नॉट गिव यू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इट विल रिमेन लेंथ प्लस मास। लाइक इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस और मैं एल को लेंथ समझता हूँ और एम को मास समझता हूँ, तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट मेरे पास ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी फ़िज़िकल सिचुएशन नहीं आएगी कि मैं इसको एक नई फ़िज़िकल क्वांटिटी कंसिडर कर लूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो इसी चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर में। आल दो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये MD-CAT के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली वहाँ पर हमें सामने नज़र आता है। जो भी हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जिसमें सर्कुलर पैटर्न को डील किया गया है, तो वहाँ पर आपको 2 पाई की फिगर नज़र आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं आपको बताता, लेकिन सिर्फ अगर आप इस पर गौर करें कि लेट से जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है 2 पाई L/G, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की, उसमें आपको ये 2 पाई नज़र आ रहा है। सो इट रेफर्स टू दी कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए या एक सर्कुलर मोशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए आप इस 2 पाई का फिगर लिखते हैं, बिकॉज़ ये 2 पाई एक सर्कुलर मोशन के कंप्लीट साइकिल से रिलेटेड है। और इस तरह से कुछ और इक्वेशंस होंगी जिसमें आपको ये 4 पाई नज़र आएगा, जैसे कि कूलम्स फोर्स आपके पास आएगी, Fc इज़ इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये 2 पाई बेसिकली कंप्लीट सर्कल या साइकिल का क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसी तरह से Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² में ये कूलम फोर्स की इक्वेशन जो है, इसमें ये जो 4 पाई वाली टर्म है, इट इज़ एक्चुअली दी स्टेरेडियन टर्म। ठीक है, तो वैसे तो हमें ये नज़र आता है कि ये रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये पहले ही चैप्टर के अंदर हैं। रेडियन तो खैर 5th चैप्टर में भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन स्टेरेडियन का बिल्कुल आप चेहरा नहीं देखते, तो इट डज़ंट मीन कि ये बिल्कुल आपसे खामोश हो जाता है, नहीं, इसकी वैल्यू वन वे आर दी अदर आपके सामने आती है, बिकॉज द कूलम्स फोर्स इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड। ठीक है, और फील्ड जो है वो आपके पास स्फेरिकल शेप में होता है। सो इस वजह से वो 4 पाई वाला पैटर्न आपके पास आएगा यहाँ पर इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट इज़ दी सम पॉइंट्स अबाउट द डायमेंशन। वैसे तो डायमेंशन आपके हर एक फिज़िकल क्वांटिटी में आपके जब यूनिट की डेरिवेशन होती है या उसकी एक्सप्लेनेशन होती है तो वहाँ पर आपके सामने आता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ वेलोसिटी सेलेक्टर के एक इक्वेशन से ये वैल्यू मैं पिक कर रहा हूँ
जिसमें v इज़ इक्वल टू ई बाई बी है, तो अगर किसी जगह पर मुझे सिंपल ई बाई बी का बताया जाए कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, सो बजाय इसके एक तो अब मेरे पास ये तरीका है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो मेरा अच्छा खासा टाइम इस पे वेस्ट होगा। बट अगर आपको ये इक्वेशन याद है या थोड़ा सा भी आपने कॉमन सेंस यूज़ किया है, सो यू कैन ईज़िली गेट दैट इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड बनेगा। और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये और भी ज़ाहिर कम्प्लेक्स नज़र आएगा, लेकिन आप आराम से उसको सेकंड पर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ मीटर पर सेकंड तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है और ये सेकंड पर मीटर में हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रेशर की वैल्यू है जो आपने क्लास 9 में ही पढ़ी है, P इज़ इक्वल टू रो जी एच, और वो यहाँ पर इस इक्वेशन में भी आपके सामने आ रही है। ये बर्नौलीज़ इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें ये वाली टर्म भी प्रेशर की टर्म है, ये वाली भी टर्म प्रेशर की टर्म है, और अगर इस टर्म के बारे में हमसे पूछा जाए हाफ रो वी स्क्वायर की टर्म, सो ये भी आपके पास क्या होगी, एग्जैक्टली वही यूनिट होगा जो कि किसका है, प्रेशर का है। ठीक है। सो अगर आप प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं या प्रॉपरली उसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो यहाँ से आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। और इसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि P है, रो जी एच है और रो वी स्क्वायर है, इन तीनों का यूनिट बराबर है, डायमेंशन बराबर है, तभी ये एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज़ डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती। द सेम अप्लाइज टू दिस इक्वेशन, जो कि आपके बुक में तो आपको नहीं नज़र आती लेकिन MCQs में अक्सर नज़र आ जाती है। दैट इज़ इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m वेयर P इज़ द मोमेंटम। ठीक है। और जो m है वो मास है। तो अगर आप मोमेंटम चूँकि आपके पास बराबर है mv के, तो अगर हम इसको सॉल्व करें m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, इसमें एक m कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी हाफ mv स्क्वायर विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी। सो इस तरह से दो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ MDCAT प्रिपरेशन हमें पता होनी चाहिए है, और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए है। अदरवाइज़ एट द एंड एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे होते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हमसे रह जाती है। और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमारे पास आता है, दैट इज़ द करेक्शन ऑफ एनी इक्वेशन। अब आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दी जा सकती है या कोई ऐसी टर्म दी जा सकती है, ठीक है, किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के बराबर करके। जैसे कि मिसाल के तौर पर नॉर्मली हम जहन में हमारे पास इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब कोई हमारे सामने इस किस्म की इक्वेशन रख दे, सॉरी, f इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, ठीक है, और इसी करेक्शन के बारे में पूछे, तो अब हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये कोई डायमेंशन का टॉपिक है और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नो, ये एक इक्वेशन है आपके कोर्स की, और इसमें से करेक्ट इक्वेशन की ऑब्जर्वेशन एक तो आप ये है कि इफ़ यू हैव मेमोराइज्ड ऑलरेडी दीज थिंग्स तो फिर भी कर सकते हैं, बट इफ़ इन सम केस डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक वैलिड इक्वेशन नहीं है, तो फिर आप इसको पिक नहीं करेंगे कि ये करेक्ट इक्वेशन है, दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। सो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम जितनी भी मेरे सामने आएंगी आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स। बाकी रूटीन में भी हम ये कोशिश करेंगे कि इनिशिएट करें हम अगले लेक्चर में चैप्टर 2 जो कि वेक्टर्स का है। अगेन आपके जहन में ये बात आएगी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के वो बे चैप्टर आपके कोर्स में से आउट है। सो व्हाई आई एम पिकिंग इट, द सेम रीज़न, it has a very deep connection with majority of the topics which are to be discussed in the MDCAT course। तो इसमें से भी कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर्स which are in the prescribed course of the MDCAT by PM Pakistan Medical Council। Thank you so much.
आई होप कि कुछ पॉइंट्स जो मैं क्लियर करना चाहता था वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज़ होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज़ इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती हैं, और नॉर्मली प्रिपरेशंस तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सरियत में जब प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों को, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरह के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और उनको वो समझ नहीं आती. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर आल्सो. थैंक यू सो मच.